नमस्कार, मैं हूं सुबोध कुमार सिंह और आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल संकल्प इकोनॉमिक्स। आज क्लास 11 के बच्चों के लिए यूनिट नंबर 3 लेकर आया हूं। इस यूनिट में हम लोग को जानना है डेटा के बारे में कि डेटा का कलेक्शन कैसे होता है, यानी इसके क्या मेथड्स हैं और साथ ही साथ इन मेथड्स के क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। मेथड दो ही होगा, आगे चर्चा होगी, एक सेंसस मेथड और दूसरा सैंपलिंग मेथड। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो उसमें मैंने क्या बताया, स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग बताया, क्या बताया कि स्टैटिस्टिक्स में डेटा को कलेक्ट करना, फिर उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको टेबुलर या डायग्राम में रिप्रेजेंट करना, उसका एनालिसिस करना और फिर उसको इंटरप्रेट करना, यानी उसकी व्याख्या करना। यही तो डेटा है, यही तो स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स के बारे में यह भी कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन डेटा। स्टैटिस्टिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन डेटा। और डेटा के बारे में क्या कहा जाता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी भी चीज का, तो वो इंफॉर्मेशन ही क्या बन जाता है? डेटा। हाँ, अब वो डेटा जो इंफॉर्मेशन है वो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसी से हम अपना कैलकुलेशन कर पाएंगे। इसकी चर्चा थोड़ी बहुत लास्ट वीडियो में किया गया है, उस वीडियो को भी आप लोग अच्छी तरह से देखें। देखिए, ये बहुत ही कहिएगा कि इंटरेस्टिंग कहानी जैसा कोई चीज़ आपको इस पूरे सिलेबस में मिलेगा, किसी भी चैप्टर में मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाना होगा और हर वीडियो को अच्छी तरह से देखना होगा और समझना होगा। और देखिए, एक चीज़ ये भी है, पूरा समझ करके ही चलना है, रटने रटाने वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, जो एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए उसको आपको टिक मारना है। तो ये ऑब्जेक्टिव का ही पूरा खेल है 11 में, इसलिए थोड़ा सा भी आप लोग इधर उधर नहीं कीजिए, पूरा समझने की कोशिश कीजिए और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको नोट किया कीजिए। देखिएगा, डेटा के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएं कि लैटिन वर्ड से ही तो ज्यादा वर्ड बना है। लैटिन वर्ड डेटम, इसी से बना है क्या? डेटा। ये डेटा जो बना है किससे बना है? डेटम से बना है। और उसी प्रकार से आप लोग को बताए थे कि लैटिन वर्ड होता है स्टेटस, इससे क्या बना है? स्टैटिस्टिक्स बना है। क्लियर? स्टेटस से क्या बना है? स्टैटिस्टिक्स बना है। और डेटम से क्या बना है? डेटा। और एक तरह से स्टैटिस्टिक्स के बारे में यह भी कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन डेटा। और डेटा के बारे में क्या कहा जाता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, यानी कि सूचनाओं का संग्रह, सूचना को आप संग्रह करते हैं, जमा करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? डेटा कहते हैं। ठीक है? हाँ, अब ये अलग बात है कि ये डेटा जो होना चाहिए वो सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए, टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए, तो वो सब एक अलग बात है। हम उससे थोड़ा हट करके अभी बात करेंगे कि डेटा को कलेक्शन हम कैसे करते हैं, डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसके क्या मेथड हैं, इसके बारे में चर्चा करना है। तो एक चीज़ देखिएगा, इस चीज़ को आप लोग नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। डेटा को कलेक्ट करने वाले, क्योंकि कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहा है तो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। तो जो डेटा कलेक्ट करता है, पहले उसको क्या कहते हैं वो जान लीजिए। उसको कहा जाता है इन्वेस्टिगेटर। जो भी डेटा को कलेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेटर, यानी अन्वेषक। ठीक है? और डेटा जब कलेक्ट किया जाता है, तो जैसे ये आपका एक क्लास के बारे में हम पहले से लिख करके रखे हुए हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं और ये क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं, ये क्लास मान लेते हैं 10 है और रूरल एरिया का स्कूल है।
यानी रूरल एरिया का मतलब हो गया ग्रामीण क्षेत्र। तो उस एरिया का स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट 50 है, और ये 50 स्टूडेंट्स में से ही उसको डेटा कलेक्ट करना है, यानी ये एक तरह से एरिया ऑफ स्टडी हो गया, एरिया ऑफ स्टडी है 50 स्टूडेंट्स। अब जो आप देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, वो जानना चाह रहा है कि रूरल एरिया में इंग्लिश स्पीकिंग करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं और अर्बन एरिया में इंग्लिश स्पीकिंग करने वाले कितने हैं। तो इसके लिए उसको डेटा चाहिए। अब डेटा जब चाहिए तो इसके लिए देखिए दो चीज पहले आप कर लीजिए। एक चीज क्या कर लीजिए, जानिए पॉपुलेशन के बारे में। ये वर्ड यूज होता है पॉपुलेशन या यूनिवर्स, ये दो वर्ड यूज होता है जिसको हिंदी में कहते हैं समग्र। क्या कहा जाता है, समग्र। और एक वर्ड आप और जान लीजिए सैंपल, जिसको नमूना या प्रतिदर्श, ये सब नाम है इसका, जाना जाता है। ये दोनों वर्ड के बारे में मैं क्यों बात किया, ये इसलिए बात किया कि जैसे ये टोटल स्टूडेंट्स जब है तो ये 1 से लेकर के 50 तक टोटल यूनिट्स कितना है, 50 यूनिट्स। तो एरिया ऑफ स्टडी में यानी कि वो आदमी जो इन्वेस्टिगेटर है, जो जानना चाह रहा है कि कितने इंग्लिश बोलना जानते हैं, तो अगर वो अपने स्टडी में पूरे 50 स्टूडेंट को शामिल कर रहा है तो इसका मतलब ये पूरे 50 स्टूडेंट को ही यहाँ पर यूनिवर्स कहा जा रहा है। ये 50 का 50 यूनिट्स जो है टोटल यूनिट्स, यानी इसमें कोई भी यूनिट आप छोड़ नहीं रहे हैं, टोटल यूनिट्स को ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या कहला रहा है, यूनिवर्स कहला रहा है, यानी कि पॉपुलेशन कहला रहा है। और यदि वो इन्फॉर्मेशन यानी कि जो जानना चाह रहा है कि कितने इंग्लिश बोलना जानता है, सबसे नहीं मिल करके वो किसी खास स्टूडेंट से यानी कुछ ही स्टूडेंट को शामिल करना चाह रहा है। यानी कि इसमें टोटल यूनिट शामिल था पॉपुलेशन में, यूनिवर्स में, और सैंपल में जाएंगे तो सम यूनिट्स, यानी कि कुछ इकाइयां रहेगा, सभी इकाइयां इसमें शामिल नहीं होगा। किसमें, सैंपल में। तो ये दोनों तरीका अपना करके वो इंफॉर्मेशन जुटा सकता है इंग्लिश बोलने वाले का और इंग्लिश नहीं बोलने वाले का। अब मानते हैं सभी यूनिट से जाकर के वो मिला, हर यूनिट से जाकर के वो मिला 1 से लेकर के 50 तक, तो इसका मतलब है कि वो अपने स्टडी में सबको शामिल कर रहा है, यानी कि पूरे पॉपुलेशन को ले रहा है, टोटल यूनिट्स। और यदि वो ऐसा करे कि कुछ ही यूनिट्स लें, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लेते 10 यूनिट्स को अगर वो शामिल करे, कितने यूनिट्स को शामिल करे, 10 यूनिट्स को, यानी कि एक तरह से ये पूरे पॉपुलेशन में पूरे जो टोटल यूनिट्स है, जो एरिया ऑफ स्टडी है, उसमें सब यूनिट को नहीं लेकर के थोड़े से यूनिट को ले रहा है, तो इसका मतलब है वो सैंपल ले रहा है। अब ये सैंपल के हिसाब से भी वो इंफॉर्मेशन जुटा सकता है, और इस मेथड से भी यानी कि टोटल यूनिट्स के हिसाब से भी वो अपने इंफॉर्मेशन को जुटा पाएगा। हाँ, एक चीज है कि यदि अब टोटल ये इस मेथड से जाता है तो इसमें उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, वो अलग बात है, इसमें कम लगेगा। लेकिन फिर भी देखते हैं होता क्या है कि यदि इस मेथड में जाता है तो इसमें अगर मान लेते हैं 1 से 50 तक है, टोटल स्टूडेंट सबसे पूछा, और सबसे पूछने के बाद 40 नहीं लेकर के हम इसमें ऐसा करते हैं 20 स्टूडेंट्स लेते हैं कि 20 स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलना जान रहे हैं, नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कितने स्टूडेंट जान रहे हैं, 20 स्टूडेंट्स जान रहे हैं इंग्लिश बोलना। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 स्टूडेंट्स 50 में है, तो इसका मतलब है 40% इंफॉर्मेशन मिल गया उसको। यदि ये तरीका नहीं अपना करके 10 स्टूडेंट्स से ही पूछता, और इस 10 स्टूडेंट्स में मात्र 4 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स जवाब दे पाता, तो 4 स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो गया, ये भी 40% हो गया। 4 स्टूडेंट्स जब जवाब दिया 10 में, तो इसका मतलब कितने स्टूडेंट्स इंग्लिश जानते हैं, 40 स्टूडेंट्स जानते हैं। तो इन्फॉर्मेशन या तो 1 से लेकर के 50 तक जितने हैं, जो पॉपुलेशन साइज है, जो एरिया ऑफ स्टडी है, उसमें जितने भी यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स को आप शामिल कर लीजिए,
डेटा के रूप में, या तो इसमें कुछ यूनिट को शामिल कीजिए। यदि सभी यूनिट को शामिल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तरीका में जा रहे हैं, यानी इस तरीका में जा रहे हैं, तो इसी को तरीके को हम कहते हैं पॉपुलेशन नहीं कह के इसको हम सेंसस मेथड कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंसस मेथड। पॉपुलेशन मेथड भी कहीं कहीं कहा जाता है, हिंदी में संगणना विधि। ये कौन विधि है? संगणना विधि है। और जैसे 10 यूनिट्स मात्र इसमें से सेलेक्ट किए थे और उसमें 4 स्टूडेंट्स जवाब दिया, 40% यहाँ भी निकला, इंफॉर्मेशन आया, तो ये तरीका जो अपनाए इसको हम कहते हैं सैंपलिंग मेथड। कौन मेथड कहते हैं जी? सैंपलिंग मेथड, यानी कि प्रतिदर्श विधि। प्रतिदर्श विधि बहुत अलग अलग नाम भी इसका है, अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। निर्दर्शन विधि भी कहा जाता है, नमूना विधि भी कहा जाता है। अब ये सेंसस मेथड में जान गए आप लोग कि जो एरिया ऑफ स्टडी होता है उसमें जितना यूनिट होता है सब यूनिट को शामिल किया जाता है। इसको पॉपुलेशन भी कह रहे हैं, जितना यूनिट्स है पूरे एरिया ऑफ स्टडी में वो क्या है? पॉपुलेशन है। और पूरे पॉपुलेशन को यानी पूरे यूनिवर्स को यानी पूरे समग्र को यदि हम स्टडी में शामिल कर लेते हैं तो इसका मतलब है हम कौन सा मेथड अपना रहे हैं? सेंसस मेथड, यानी संगणना विधि। और यदि हम सबको नहीं लेकर के कुछ ही यूनिट को हम सेलेक्ट कर लें और उसी यूनिट के हिसाब से हम स्टडी करें तो इसका मतलब है कि हम सैंपल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सैंपल उठा रहे हैं, नमूना ले रहे हैं पूरे यूनिवर्स से। तो ऐसे तरीके को हम क्या कहते हैं? सैंपलिंग मेथड कहते हैं, यानी प्रतिदर्श विधि कहते हैं। क्लियर? अब देखिए ये जो सेंसस और प्रतिदर्श विधि है, यानी सेंसस और सैंपलिंग मेथड, इसमें कौन मेथड सही है, कौन गलत है, किसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये जानिए। थोड़ा सा एक अलग से हम चार्ट तैयार करते हैं, आप लोग चार्ट को देखिए। इधर ले लेते हैं एक, ले लिए सेंसस मेथड, इसको क्या कहते हैं जी हिंदी में? संगणना विधि। और एक ले रहे हैं इधर सैंपलिंग मेथड, इसको क्या कह रहे हैं? प्रतिदर्श विधि। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? उसका जो मेरिट है, इसका जो मेरिट है, इसका जो डिमेरिट है, इसका डिमेरिट है, दोनों चीज क्लियर हो जाएगा। और इसका जो कहिए कि क्या इसका और इसका दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम अर्थ के हिसाब से अगर देखें, अर्थ मीनिंग के हिसाब से देखें इसमें और इसमें, तो इसमें हम क्या पाएंगे कि इस विधि में समग्र की सभी इकाइयों को अध्ययन के लिए शामिल किया जाता है। ये जो था कि पूरा जो 50 स्टूडेंट्स है इसमें जानना है कि कितने इंग्लिश बोलना जानते हैं, तो इसमें जितनी इकाइयां हैं तो टोटल इकाइयां कितनी? 1 से 50 तक है, यही समग्र है। तो इसमें किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबसे अपना जानकारी हासिल करेंगे, सबसे पूछेंगे जो भी जानकारी लेना चाह रहे हैं, यानी कि हर यूनिट को शामिल करेंगे। इसलिए लिखें इस विधि में समग्र की सभी इकाइयों को अध्ययन के लिए शामिल किया जाता है जो हमको स्टडी करना है। और अगर बात करें तो इसमें समग्र समझ रहे हैं ना, पॉपुलेशन की कुछ ही इकाइयों को अध्ययन के लिए शामिल किया जाता है। जो कुछ इकाई है वही क्या है? सैंपल है। यानी इन दिस मेथड्स ऑल यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स इज इंक्लूडेड
फॉर स्टडी। इन दिस मेथड्स ऑल यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन इज इंक्लूडेड फॉर स्टडी। क्लियर। और इसमें इस और बात करें तो इन दिस ओनली सम यूनिट्स, कुछ ही इकाइयां यानी सम यूनिट्स ऑफ समग्र यानी कि पॉपुलेशन इज इंक्लूडेड फॉर स्टडी पर्पस। तो इसमें कुछ सभी इकाई को शामिल करते हैं, ऑल यूनिट्स, इसमें सम यूनिट्स। फिर हम दूसरा पॉइंट अगर चले तो एक समय की बात कर सकते हैं। समय यानी कि टाइम। ये तो मीनिंग था, मीनिंग के हिसाब से देखें। अब टाइम के हिसाब से अगर देखें तो ये हम कह सकते हैं मोर टाइम टेकिंग। यानी इसमें अधिक समय लगता है, ये जो होता है अधिक समय लेता है। स्वाभाविक है, आप सबको पूछ रहे हैं 1 से लेकर के 50 तक जितने स्टूडेंट हैं सबसे मिलकर के पूछ रहे हैं तुम इंग्लिश बोलना जानते हो तो इंट्रोडक्शन दो। तो आप कहीं 1 से लेकर के 50 तक पूछेंगे तो समय तो ज्यादा लगेगा ना। और इसमें क्या कर रहे हैं सम यूनिट्स ले रहे हैं, यानी कि कितना लिए थे, 10 ही लिए थे, तो 10 से पूछना और 50 से पूछना, ज्यादा समय किसमें लगेगा, 50 वाले में ना, 10 वाले में तो कम लगेगा। तो इसलिए इधर क्या देंगे, लेस टाइम टेकिंग, यानी कम समय लगता है। ये विधि जो है कम समय लेता है। अगर हम कॉस्ट के हिसाब से देखें, लागत के हिसाब से देखें, कॉस्ट के हिसाब से कि खर्चा किस में ज्यादा लगेगा, हालांकि क्लास में जाकर के बच्चों से पूछ रहे हैं तो इसमें भी अगर देखिएगा खर्च ज्यादा, चूंकि इसमें जब ज्यादा समय लग रहा है तो ज्यादा समय जब लगेगा तो खर्चा भी ज्यादा आएगा, क्योंकि जिससे भी काम करवाते हैं या आप खुद काम कर रहे हैं तो आपको समय ज्यादा लग गया तो आपके ऊपर खर्च तो ज्यादा आएगा ना। पेपर का भी ज्यादा जरूरत पड़ेगा, इंक का भी ज्यादा जरूरत पड़ेगा, ज्यादा देर काम करिएगा आपको भूख भी ज्यादा लगेगी। तो ये सब प्रक्रिया है जिसमें कि मतलब हर यूनिट को आप शामिल कर रहे हैं तो इसमें समय ज्यादा लगेगा, तो इसके साथ साथ आपको क्या लगेगा, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा। यानी हम एक तरह से इसमें लिख सकते हैं मोर एक्सपेंसिव। ये प्रोसेस जो है ना अधिक एक्सपेंसिव होता है, यानी इसमें अधिक लागत आता है। और ये जो प्रोसेस होगा ये लेस एक्सपेंसिव होगा, इसमें लागत कम आएगा। लागत इसमें क्या होगा जी, कम होगा। फिर हम बात करें समस्या के बारे में। समस्या यानी कि प्रॉब्लम, किसमें ज्यादा प्रॉब्लम है, किसमें कम प्रॉब्लम है। तो इसमें ज्यादा समस्या है, इसमें जो समस्याएं आएगी ज्यादा आएगी, मोर प्रॉब्लम्स। इसमें जो समस्या आएगी वो कम आएगी, यानी कि इसमें लेस प्रॉब्लम होगा। अब एक और पॉइंट देखें, गुणवत्ता। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी। एक तरह से क्वालिटी के हिसाब से अगर बात किया जाए तो एक तरह से ये मोर रिलायबल है एंड एक्यूरेट। ये ज्यादा रिलायबल भी है, एक्यूरेट भी है, यानी कि एक तरह से हिंदी में कह सकते हैं कि अधिक विश्वसनीय। ये क्या है, अधिक विश्वसनीय और सही है। ये ज्यादा एक्यूरेट होगा यानी सही होगा। और ये जो बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, लेस रिलायबल एंड एक्यूरेट, यानी कि कम विश्वसनीय है ये जी, ध्यान दीजिएगा, कम विश्वसनीय और सही। क्यों ऐसा बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें जब हम सबको शामिल कर लिए, किसी को छोड़े नहीं, तो जो फिगर आएगा सही सही फिगर आएगा ना।
इसमें गलतियां होने की संभावना ही कम होगी। लेकिन इस मेथड में जब हम आएंगे सैंपलिंग मेथड में, तो इसमें क्या हो रहा है, मात्र 10 ही यूनिट को लिए, और वो 10 यूनिट को जब लिए हैं 40 यूनिट को छोड़ दिए हैं, तो हो सकता है कि यूनिट जब हम लिए हैं 10 जो सेलेक्ट किए हैं उसमें अच्छे को सेलेक्ट कर लिए हों, जो इंग्लिश बोलने वाला था सचमुच में उसी को सेलेक्ट कर लिए, जो नहीं बोलने जानता है उसको हम कम सेलेक्ट किए प्रोपोर्शन के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि इसमें गलतियां होने की संभावनाएं क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है। इसलिए क्या है, लेस रिलायबल है, यानी कम एक्यूरेट है ये, यानी कि कम विश्वसनीय है। यानी कि एक तरह से इसको हम परिणाम भी कह सकते थे, यानी कि आपका जो परिणाम आएगा तो ये परिणाम ज्यादा विश्वसनीय इसका होगा, इसमें कम विश्वसनीय होगा। और एक दो पॉइंट हम बात कर सकते हैं, ऊपर में दे देते हैं। त्रुटि की अगर बात किया जाए, त्रुटि मतलब क्या, एरर, तो नो एरर हम इसमें बात कर सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं है, या ऐसे लिख सकते हैं नो पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। किस चीज का, किस चीज का जी, गलती होने का, त्रुटि होने का इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें सम पॉसिबिलिटी, सम पॉसिबिलिटी यानी कि कुछ पॉसिबिलिटी है, कुछ संभावना गलती होने का, क्योंकि सब यूनिट को शामिल नहीं करते हैं इसमें। और एक और देखें, वैज्ञानिकता के हिसाब से बात किया जाए तो ये लेस साइंटिफिक आप कह सकते हैं। ये जो मेथड है लेस साइंटिफिक है, यानी कम वैज्ञानिक है, कम वैज्ञानिक है, इसको कम वैज्ञानिक माना जाता है। और ये मोर साइंटिफिक, यानी कि ये अधिक वैज्ञानिक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और फिर बात करें, एक पॉइंट और दे ही देते हैं, भ्रामकता, भ्रामकता की बात कर रहे हैं तो ये कम भ्रामक होगा और ये अधिक भ्रामक होगा। क्या भ्रामक, ये भ्रामकता की जो बात कर रहे हैं ना, जैसे कभी कभी रिजल्ट जो भ्रामक आ जाता है ना, यानी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, तो इसमें जो है ना कंफ्यूजन आपको कम रहेगा। इस पर चूंकि ये पहले ही बता दिए कि ये ज्यादा रिलायबल है, इस पर ज्यादा आप विश्वास कर सकते हैं, और इस पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भ्रामक रिजल्ट आने की संभावना होती है। कभी अटपटा रिजल्ट आ जाएगा, हकीकत कुछ है और कुछ आ जाएगा। कब, यदि आप सैंपल सही ढंग से नहीं ले पाए तब। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। दो तीन पॉइंट तो मिटा दिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में ढेर सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, बनता है। जब आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराएंगे तो ये पता चल जाएगा। अब हम ये जो सैम्पलिंग मेथड है इसके बारे में थोड़ा सा एक दो चीज और जान लें और उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। वो जानना क्या है, सैंपलिंग मेथड यानी कि निर्दर्शन
और क्या कहते हैं इसको, प्रतिदर्श विधि भी कहते हैं। ये जो विधि है ना सैंपलिंग मेथड, इसकी भी विधियां हैं। तो इसकी जो विधियां हैं, एक विधि होगा स्वविचार विधि, स्वविचार विधि, इसको कहते हैं डेलीब्रेटिंग मेथड। डेलिब्रेट सैंपलिंग मेथड और परपोसिव मेथड, इसका ये नाम है। अब दूसरा यादृच्छिक प्रतिदर्श, इंग्लिश में रैंडम सैंपलिंग मेथड। इसका भी टाइप्स जब आएंगे तो एक हो जाएगा आपका लॉटरी मेथड, लॉटरी मेथड यानी लॉटरी विधि। दूसरा हम लेंगे तो वो ले सकते हैं ढोल विधि। तीसरा ले सकते हैं व्यक्तिगत क्रम विधि और चौथा टिप्पेट विधि। लॉटरी मेथड, ढोल विधि यानी ड्रम मेथड, इंडिविजुअल शेड्यूल मेथड और टिप्पेट मेथड। पहले ये जो देखिए सुविचार विधि क्या है। सुविचार विधि में क्या है कि जैसे ये 50 टोटल स्टूडेंट्स है, एरिया ऑफ स्टडी यही है, तो इसमें से हमको जो सैंपल लेना है तो हम विचार कर लेंगे कि 1 से 50 के बीच में किनको किनको उठाना है अपने दिमाग से। ये पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, इन्वेस्टिगेटर के ऊपर, जो सैंपल जुगाड़ कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको किसको लेना है किसको नहीं लेना है। लेने में होशियारी दिखाइएगा तो ठीक रिजल्ट आएगा, ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट आएगा, त्रुटि कम होगा। और यदि कहीं आप बायस हो गए, पक्षपात कर लिए कि नहीं इसको नहीं लेकर के उसको ले लेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। मेरे कहने में मतलब है कि टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें अगर मान लेते हैं कि आपका 10 सैंपल लिया जा रहा है और स्टूडेंट्स मान लेते हैं 60 और 40 के रेशियो में गर्ल्स और बॉयज़ है, यानी 60% बॉयज़ है 40% गर्ल्स है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि चलो हमको 60% सैंपल भी लेना चाहिए क्या बॉयज़ का और 40% सैंपल लेना चाहिए गर्ल्स का। यानी कि 10 में से 6 हम कलेक्ट करें बॉयज़ से और 10 में से 4 कलेक्ट करें कहाँ से, गर्ल्स का। उसमें फिर कुछ हमको आगे से भी लेना चाहिए, कुछ पीछे से भी लेना चाहिए, कुछ बीच से भी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आगे में तेज स्टूडेंट बैठते हैं, कमज़ोर स्टूडेंट पीछे में बैठते हैं। सब आप आगे से ही उठा लीजिएगा तो सब तेज मिल जाएगा, और तेज वाले मिल जाएगा तो आपका रिजल्ट कुछ और आ जाएगा। बाकी पीछे कमज़ोर है उसको तो आप अपने स्टडी में शामिल नहीं कर पाए। और सटे 2 बैठे हैं उन दोनों को ले लीजिएगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 जो अच्छे होते हैं एक जगह बैठते हैं, जो 2 बुरे होते हैं वो अपना एक जगह बैठते हैं, यानी कमज़ोर एक जगह बैठते हैं, तो इस तरह से भी गड़बड़ चीज़ आ जाएगा। तो कोशिश कीजिए, वो इन्वेस्टिगेटर पर डिपेंड करता है कि वो सैंपल कैसे उठा रहा है। इन चीज़ों पर ध्यान देगा तो सही सैंपल आएगा, नहीं देगा तो गलत सैंपल आ जाएगा।
तो अपना विचार करके सैंपल लेता है, फिर भी गलत होने की संभावना इसमें रहती है, इसलिए ये मेथड ज़्यादा सही नहीं माना जाता है। देव यादृच्छिक प्रतिदर्श जो है रैंडम सैम्पलिंग मेथड, इसमें जैसे लॉटरी मेथड, मतलब तो ये ले लीजिए कि इसमें कोई भी चारों में से कोई भी अपनाएंगे वो सही ही है, ये ज़्यादा साइंटिफिक है। यानी इस विधि को सबसे सरल और वैज्ञानिक विधि माना जाता है। मोस्ट इजी एंड साइंटिफिक मेथड किसको? रैंडम सैंपलिंग मेथड को माना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे लॉटरी मेथड में है तो मान लेते हैं कि 1 से लेकर के 50 तक है, ठीक है, कागज पर लिख देंगे। आप लॉटरी का टिकट भी देखते हैं, नंबर दिया हुआ है 1 से 50 तक, आपको जहां से उठाना है उठा लीजिए, आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा उसको भी आप देख सकते हैं। क्लियर नहीं है तो बहुत सारा जहां लॉटरी होता है नंबर आगे देता है, जो लेना है आप भाई 10 रुपया में एक लॉटरी का टिकट मिलेगा, जिस जहां से लेना है आपको वहां से ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पता ही नहीं चलता है, नंबर उसमें केवल बैठा हुआ रहता है, तो वो भी एक सही तरीका है। दूसरा जो मैं बता रहा हूँ ढोल विधि, ड्रम मेथड, इसमें भी क्या है कि जैसे 1 से 50 तक है, कागज के टुकड़ा पर छोटा छोटा कागज का टुकड़ा बना लीजिए, सब पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर करके लिख दीजिए, एक कागज के टुकड़े पर 1 नंबर, दूसरे पर 2 नंबर, तीसरे पर 3 नंबर, और उसको मोड़ करके एक ड्रम में या एक बॉक्स में डाल दीजिए और पूरा मिला दीजिए, और किसी एक अननोन पर्सन से कहिए, कोई बच्चा को कहिए कि इससे जो है सो 10 ठो कागज निकालो, या 10 अलग अलग आदमी से कहे कि एक एक कागज इससे निकाल लो, जो निकला। अब मान लेते हैं कि निकला क्या, एक नंबर संयोग से आ गया, हालांकि आएगा नहीं ऐसा, एक 7वां नंबर निकल गया, एक 11वां नंबर निकल गया, एक 16वां नंबर निकल गया, एक 28वां निकल गया, एक 23वां निकल गया, 21वां निकल गया, 24वां है, 28वां है, 48 है, 44 है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ज़्यादा इसमें दिख रहा है, इसको हटा देते हैं, तो इस तरह से 10 स्टूडेंट्स का निकल गया। अब वही 10 जो निकला है, 10 ठो कागज निकला जिसका नंबर 7 नंबर है, 7 नंबर पर कौन बैठा हुआ है जी? खड़ा हो जाओ, बोलो अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दो। फिर एक 11वां निकला हुआ है तो 11वां नंबर पर कौन है, इस तरह से रिजल्ट ले लिया जाएगा। तो इसमें तो कोई चेहरा देख करके तो काम हुआ नहीं, नाम देख करके तो काम नहीं हुआ कि हम जाति धर्म या अमीरी गरीबी या स्मार्टनेस ये सब के आधार पर हम डिसीजन लिए और सेलेक्ट किए, कुछ नहीं हुआ। तो ये आपका ड्रम मेथड है। व्यक्तिगत क्रम विधि, अपने से ऐसा कहिए कि जितना बच्चा है सब एक लाइन में लग जाओ, लाइन में लग गया। अब जब एक लाइन में लग गया तो आप डिसाइड कीजिए कि 1 से लेकर के, इधर जगह नहीं है, 1 से लेकर के 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लगा हुआ है। आप डिसाइड कर लीजिए कि हर 5वें नंबर पर का हमको उठाना है, तो एक यहाँ से उठा लीजिए, फिर 1 2 3 4 5, फिर एक यहाँ से उठा लीजिए, इसी तरह से हर 5वें नंबर को उठाना है। तो कौन खड़ा हुआ 5वें नंबर पर क्या पता है, तो इस तरह से भी 10 सैंपल ले लिए। टिपटेक विधि है, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। ये सब बड़ा जब फिगर होता है तो वहाँ पर इस विधि का ज़्यादा यूज होता है, हजारों हजार में है, यानी मान लेते हैं 1 से लेकर के 10,000 तक लोग हैं, कितने तक हैं? 10,000 तक हैं। तो आप क्या करिए कि पहले 1 से लेकर के 1,000 के बीच में एक ही कैंडिडेट लेंगे, फिर 2,000 से लेकर के 3,000 के बीच में एक कैंडिडेट लेंगे, तो इस तरह, यानी दूसरा कैंडिडेट लेंगे, तो इस तरह से करके पूरे से हर 1,000 के बीच में एक ठो कलेक्ट करना है। तो इस विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे जब करिएगा, ये सब विधि में जब चलिएगा, इसको छोड़ करके, तो आपका आंसर जो आएगा वो ज़्यादा सही होगा, विश्वसनीय होगा, विश्वास करने लायक होगा, उसमें त्रुटि नहीं होगा, गलतियां नहीं होगी, समय भी कम लगेगा, खर्चा भी कम पड़ेगा, और ये ज़्यादा साइंटिफिक होगा। और कम जब समय लगेगा तो इसका मतलब है आप डेटा कलेक्शन में आपको कम समय लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आप जो अपना डेटा पर फिर आगे स्टडी कीजिएगा तो उसके लिए आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा। तो ये इसका क्या है, एडवांटेज है।
तो आज हम लोग पढ़े कि डेटा क्या है और डेटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड। सेंसस मेथड का तो कोई टाइप नहीं है, लेकिन सैम्पलिंग मेथड का ये टाइप्स है, ये जान गए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये डेटा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, कौन डेटा ज़्यादा सही है, कौन डेटा ज़्यादा सही नहीं है, किसके क्या मेरिट्स हैं, किसके क्या डिमेरिट्स हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमें यहीं पर आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।